हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुद्रा का अर्थ और कार्य का अध्ययन करेंगे। मुद्रा का आविष्कार से पहले प्राचीन काल में वस्तुओं के लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था। इस प्रणाली के तहत वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है, तो वस्तु विनिमय। जैसे पहले अनाज देके दूध लिया जाता था। इसके अलावा कोई भी आवश्यक वस्तु सामने वाले को देकर उस सामने वाले व्यक्ति से वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त कर लेते थे। यह प्रणाली लोगों की आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। एक दूसरे पर विश्वास और समझ के हिसाब से वस्तु का निर्धारण होता था, मूल्य का निर्धारण होता था और वस्तु का लेन देन होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल रही थी तब अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने समस्या उत्पन्न हुई। तो हमें कौन कौन सी कठिनाइयां उस समय उत्पन्न हुई कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। दोहरे सहयोग का मिलना कठिन है। दोहरे सहयोग का मिलना कठिन है कि जैसे एक्स के यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और वाई के यहाँ कपड़ा उत्पादन होता है। तो यदि एक्स को कपड़ा चाहिए तो ये वाई के पास चला जाएगा और वाई को यदि गेहूं चाहिए तो एक्स के पास चला जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन वाई को यदि कपड़ा नहीं चाहिए, अन्य वस्तु चाहिए, तो वह अन्य व्यक्ति से संपर्क करेगा। लेकिन इसको कपड़ा चाहिए तो इससे संपर्क करेगा। इस प्रकार सहयोग होना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। मूल्य का मापन भी कठिन होता है, क्योंकि ये जो प्रणाली है वो लोगों के आपसे समझ और विश्वास पर चलता है। अतः किसी वस्तु का कितना मूल्य रखना है, क्या निर्धारण करना है, ये समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। अतः मूल्य का मापन करना भी कठिन होता है। भावी बचत नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत जल्दी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, जैसे दूध, सब्जियां आदि। तो उनका संचय करना संभव नहीं है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई उत्पन्न होती है। चौथी, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन होता है। अविभाज्य वस्तुएं, जब वस्तुओं का लेन देन करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके बदले हम दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उन वस्तुओं का लेन देन कठिन होता है। उदाहरण के लिए एक्स और वाई, एक्स गेहूं और वाई भैंस देता है। ये 4 गेहूं की बोरी देगा तो ये एक भैंस देगा। लेकिन यदि उसको 2 ही गेहूं की बोरी चाहिए तो क्या वह इस भैंस का विभाज्य कर सकता है? नहीं किया सकता। तो ये कठिनाई होगी, वस्तुओं के अविभाज्य संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई आई। इन कठिनाइयों के निवारण के फलस्वरूप मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। मुद्रा का प्रादुर्भाव। प्राचीन काल में सोने, चांदी, तांबे, कांसे के सिक्के का प्रचलन था। धीरे धीरे मुद्रा का परिवर्तन होता गया और वर्तमान मुद्रा का प्रचलन में आई। मुद्रा, मनी शब्द का अर्थ मोनेटा होता है। मोनेटा लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ देवी जुनो होता है। देवी जुनो मुद्रा है। पैसे नहीं देवे तो लगा दिया चूनो, दे देवे तो देवी जुनो। परिभाषा के रूप में ने अपनी परिभाषा दी है, ऐसी वस्तु जो राज्य सरकार द्वारा घोषित की हुई है तो वह मुद्रा कहलाती है। हार्टले विदर्स ने बताया कि वह वस्तुएं जो क्रय विक्रय के काम में आती है वो आपके मुद्रा कहलाती है। किनीले ने परिभाषा दी है कि ऐसी वस्तुएं जो विनिमय का माध्यम होता है तो मुद्रा कहलाती है। और सेलिंगमैन ने भी बताया कि मुद्रा की
सेलिंग मैन। मुद्रा ऐसी वस्तु होती है जिसे सामान्य लोगों द्वारा स्वीकृति प्रदान की होती है, सामान्य लोगों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार हमने जो परिभाषाएं पढ़ी है इनसे निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें वैधानिकता होती है, विनिमय का माध्यम होती है, सामान्य स्वीकृति होती है और संचय भी होता है। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। लोगों के पास जितना स्टॉक मुद्रा का है वो मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा या घटक निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 M1। M1 में हम C प्लस DD प्लस OD को शामिल करते हैं। C का मतलब करेंसी, जो जनता के पास करेंसी है वो। DD का मतलब मांग जमा जो बैंकों के पास है, और OD का मतलब रिजर्व बैंकों के पास। हमारा पैसा जनता के पास, बैंकों के पास और रिजर्व बैंक के पास जितना होता है उन सबकी जोड़ लगाई जाती है तो वो M1 होती है। M2 की अवधारणा जिसमें M1 प्लस डाकघर की बचत संस्थाओं की जो जमाएं होती है उनको जोड़ने पर M2 बनती है। तो इन तीनों में डाकघर की बचत को जोड़ेंगे तो M2 प्राप्त होगी। ये द्वितीय विचारधारा होती है। तीसरी विचारधारा M3 की विचारधारा, इसमें M1 में बैंकों के पास जो FD, जो आपकी निवेश सावधि जमाएं होती है उनको जोड़ दिया जाता है तो M3 होती है। ये विस्तृत अवधारणा है, ये विस्तृत अवधारणा है। जबकि ये जो M1 है वो न्यूरो संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण। M4 M3 में डाकघर की बचत संस्थाएं जोड़ दी जाती है तो M4 अवधारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार M1, M2, M3 और M4 ये मुद्रा पूर्ति के मापक घटक है, यह अवधारणाएं बनती है। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। सहायक कार्य भावी भुगतानों का आधार है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य में राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति की तरलता और अन्य कार्य शोधन क्षमता का सूचक भी है। मुद्रा इच्छा की वाहक भी होती है।